द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया शाम के 7 बज चुके हैं और रोज शाम को 7 बजे हम लोग सुपर टेट और यूपी टेट इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो आज हमारा जो गणित का प्रैक्टिस सेट है वो 47 नंबर का अपना का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट लगाने के हमारे कुछ उद्देश्य हैं जो कि हम लोग प्रत्येक वीडियो की स्टार्टिंग में बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको नहीं बताएंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किस उद्देश्य के साथ में सुपर टेट और यूपी टेट इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। भैया गणित आपको सीखना है, समझना है, धीरे धीरे करके 3 से 4 महीनों में आप गणित सीख जाएंगे, समझ जाएंगे और इन सारे उद्देश्यों को आप पूरा कर लेंगे। तो आज चलिए फटाफट अपने प्रश्नों को देखते हैं और सॉल्व करते हैं इन्हें। तो हमारा पहला प्रश्न सामने आ चुका है, प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। ये अपना जो है बार दंड ग्राफ का एक चित्र है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या बताया गया, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए गेहूं के फर्म है 2009 से लेकर 2014 तक की बात इसमें की गई है और एक विषम वर्ष है और एक सम वर्ष है। इसमें कुल उत्पादन का कितना गुना है ये हमें निकालना है। तो गुना निकालने के लिए क्या किया जाता है कि हमें बस भाग करना होता है। तो जो हमें उत्पादन निकालना है, क्या निकालना भैया, उत्पादन। तो क्या करिए, जो विषम दिन है उन्हें ऊपर लिख दीजिए, विषम वर्ष वाला ऊपर लिख दीजिए और सम वर्षों वाला नीचे लिख दीजिए, यानी भाग कर दीजिए। आपका क्या निकल के आएगा, गुना निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विषम वर्ष कौन से हैं, 2009 वाला है, पहले यहाँ वर्ष लिख लेते हैं, 2009 वाला है। और कौन सा है, 2011 वाला है। और कौन सा है भैया, 2013 वाला है। ये आपके पास विषम वर्ष हैं। और सम वाले कितने हैं, सम जो 2 से भाग हो जाता है, जिनमें 2010 है, 2012 है, ये 12 है और ये आपका 2000 लास्ट वाला 2014 है। चलिए लिख लीजिए। 2009 में कितना हुआ है, 90 हुआ है। तो 2009 वाला कितना हो गया, 90 हो गया। 2011 में कितना है, ये है 2011 वाला 105 है। ठीक है, और 2013 वाला कहाँ पर है, ये है भैया आपके 75 हैं। और बाकी के जो बचे हैं वो आपके सम वर्षों वाले हैं। तो इसको लिख लीजिए, कितना है, 110 है और कितना है, 130 है और कितना है, 120 है। तो आप समझ गए गुना निकालने के लिए क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। किसका किस में भाग करना है, जो विषम वर्ष का उत्पादन है उसका सम वर्ष के उत्पादन से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ये हमने लिख लिया है, इसको आप जोड़ लीजिए। ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 270 मिलेगा। नीचे वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। जोड़ना घटाना आपको आता ही है। इसको आप 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 त्रिक 27 और 9 चौके 36, 3/4 आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन 3/4 किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, दशमलव का भाग करना है। या दशमलव में आपका आंसर आना चाहिए, तो यानी 4 का इसमें भाग करेंगे तो दशमलव लगा के हो जाएगा 30। तो 4 सते 28 और 2 बचेगा, 4 पंचे 20। तो आपका विकल्प कहाँ रहेगा, आपका बी वाला विकल्प जो है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और हाँ, यहाँ पीडीएफ के लिए आप परेशान मत होइएगा भैया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो आपके सारे प्रश्न हैं ये आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब से लिए गए हैं, जो आपके सुपर टेट की किताब है। और इसका जो सुपर टेट का पीडीएफ है वो आपके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में दिया गया है। तो उसको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप आपको कैसे ज्वाइन करना है वो सब जानने के लिए आप जो वहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिया गया होगा उस पर आप मैसेज करिएगा, तो वहाँ से आपको सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। एक टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले 62 नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। ये आपका एक समीकरण दिया गया है। इस समीकरण में आपको एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक होगा यही आपको निकालना है। तो चलिए पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यानी x प्लस के 7 और क्या है 5x माइनस के 3x, इसका गुणा आपस में करते हैं और फिर बाद में जितना आएगा उसमें 3x माइनस 6 का गुणा करते हैं। पहले इन दोनों का गुणा करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा टारगेट सिर्फ एक्स स्क्वायर है, बाकी का क्या रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए इसका गुणा करते हैं। इस x का पहले पद का 5 में करेंगे तो हो जाएगा भैया 5x। इस x का माइनस के 3x में करेंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर। 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 7 पन्ना हो जाएगा भैया 35
और 7 का 3 में गुणा करेंगे, 7 त्रिक हो जाएगा 21x। ये तो पहला टर्म हो गया, ये पीछे जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दीजिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि पूरा गुणा करने की कोशिश मत करिएगा। आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो जहां से एक्स स्क्वायर मिलेगा वहीं पर आप गुणा कीजिएगा। जैसे कि इस 3x का पहले इन सब में गुणा करते हैं, लेकिन सब में नहीं करेंगे, जहां से हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा वहीं से हम गुणा करेंगे। तो 3x का अगर हम 5x में गुणा करेंगे तो 15x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इसको लिख लिया। इसका जब इसमें करेंगे तो x लिखा 3 आएगा, इसको मत करिए। इसका 3x का जब इसमें करेंगे तो इसमें 3 का 35 गुणा होगा और x आएगा, हम इससे कोई मतलब नहीं है। और इसका अब सिर्फ इसमें करिए, तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6x स्क्वायर। क्लियर, पूरा नहीं लिखना है, जहां से आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा सिर्फ वही लिखना है। अब इस क्या करिए, ये 6, ये क्या करिए, ये जो माइनस के 6 हैं इसका गुणा इसमें करिए, क्योंकि यहीं से आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा और कहीं से आपको नहीं मिलेगा। तो 6 त्रिक हो जाएगा 18 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में और एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 15x स्क्वायर जो प्लस में है और 18x स्क्वायर जो प्लस में है, ये प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे तो 15 18 15 दूनी 30 और 3 हो जाएगा 33। 33x स्क्वायर प्लस में माइनस के 63x स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस के 30x स्क्वायर। तो गुणांक का मतलब होता है इस एक्स स्क्वायर के बगल में क्या लिखा है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कौन सी गिनती है, माइनस के 30 है, यानी कि आपका विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो माइनस के 30 है। प्रश्न आपका बहुत ही आसान था, लेकिन कुछ हमारे माताएं बहनें हैं, भाई बहन हैं, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई क्या होगी। अब आपको हमने एक टारगेट दिया है, टारगेट ये दिया है कि आपको कुछ प्रश्न मौखिक ही लगाना है और ये उसी प्रकार का प्रश्न है। ये प्रश्न अगर पेपर में आता है तो आपको मौखिक ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं और जो अपना प्रश्न है उसको सही से बनाते हैं। लेकिन मौखिक लगाने से पहले कुछ समझना पड़ेगा, तो इसलिए पहले समझ लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं, फिर बाद में आपका पेपर में मिलेगा तो आप इसको मौखिक ही लगाइएगा। ये थोड़ा सा गोला सही नहीं बन रहा, चलिए कोई बात नहीं है। ये अपनी जीवा मान लीजिए, ठीक है, गोला सही नहीं बना है लेकिन चलो कोई बात नहीं है। ये अपना केंद्र मान लीजिए, केंद्र हो गया ओ, केंद्र से इस पर लंब डाल दीजिए। ठीक है, तो आपको पता है जब जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाता है तो ये जीवा को बराबर भागों में विभाजित कर देता है, यानी कि AC, जो AC की वैल्यू होगी वही हमारा CB की वैल्यू होगी। दोनों केंद्र से एक बार फिर से सुन लीजिए, फार्मूला क्या बनता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। और दूसरी बात है ये जो लंब होता है ये 90 अंश का कोण बनाता है, ये भी आप जानते रहिए। अब इस केंद्र को इससे मिला दीजिए तो ये क्या बन गया भैया, ये आपकी बन गई त्रिज्या। देखिए केंद्र से ये परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या ये हमारी कितनी हो गई, R हो गई। अब पेन का कलर हम चेंज करते हैं और फिर आपको समझाते हैं। प्रश्न में दिया गया है त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न में भैया त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा है, यानी कि केंद्र है और ये हमारी दूरी है। तो ये जो लाइन है ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है। और आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो आपका त्रिभुज बन रहा है AOC, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो केंद्र से जीवा पर हम लोग लंब डालते हैं तो 90 अंश का कोण ये बनाता है। और ये भी पता है कि जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अब आपको यहाँ लगाना है त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट वाला फार्मूला लगाना है। तो ये ट्रिपलेट हम लोग हजारों बार आपको समझा चुके हैं। अगर इससे पहले आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिएगा, वहाँ से आपको ट्रिपलेट पता चल जाएगा कि समकोण त्रिभुज में कौन कौन से ट्रिपलेट बनते हैं। तो यहाँ पर 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। अगर प्रत्येक संख्या में हम लोग 2 का गुणा कर दें तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये आखिरी वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है,
90 अंश के सामने भुजा कर्ण, तो यहाँ 90 अंश के सामने भुजा आपकी कर्ण 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ये देखिए लंब 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भुजा भी मिल गई, यानी कि ये वाली भुजा हमारी नहीं है, तो ये वाली भुजा यानी कि AC ये वाली भुजा नहीं है, तो ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा। जब AC 8 होगा तो हमें पता है CB AC के बराबर है, यानी कि ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, और 8 हो गया 16। पूरी जीवा कितनी लंबी हो गई 16 सेंटीमीटर लंबी हो गई। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो त्रिभुज के ट्रिपलेट अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज AOC में आप जो है पाइथागोरस की प्रमेय लगा लीजिएगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको यहाँ पर त्रिभुज के ट्रिपलेट का फॉर्मूला लगाना है और ये प्रश्न आपको मौखिक ही सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न को देख लीजिए आप सभी लोग। चलिए सॉल्व किया जाए। देखो भैया, अच्छा यहाँ पर दशमलव नहीं, इसको दशमलव लगाओ। यहाँ पर 3.25 है, 3.25 है ये। ठीक है, दशमलव लगा दिया। पहले इसको सॉल्व करो, इसको जोड़ो। 0.75 0.55 0.50, इसको जोड़ेंगे तो 1.25 आएगा, क्योंकि 0.5 मिलके 1 हो जाएगा, उसके बाद 0.25 बचेगा तो 1.25 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सिर्फ इतना सॉल्व करना है, देखो पहले हम इतना सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ इतना। ठीक है, तो ये 2.5 ऊपर है और नीचे कितना है 1.25 नीचे है। ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। बराबर करने के लिए यहाँ हमने 0 बढ़ा दिया, तो ये दशमलव का मान हो गया खत्म। ये किसका होता है 2 गुना होता है, 125 दूनी 250 हमारा होता है। ठीक है, चलो भैया, तो ये जो समीकरण सॉल्व कर रहे थे, इसको सॉल्व करने पे हमारा 2 आया। यहाँ पर 3.25 है और आपका ये वाला जो माइनस का निशान लग रहा है, ये माइनस का निशान 2 है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर रहेगा आपका 2.5, जो कि सवाल की स्टार्टिंग में लिखा है। यहाँ ऊपर 1 रहेगा और नीचे कितना होगा, इसमें से 3.25 में से 2 घटाएंगे तो 1.25 आपका बचेगा। अब यहाँ पर गुणा भाग मत करिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसको आपको हम छोटी कैलकुलेशन कैसे करना है उसको आपको समझाते हैं। देखो भैया, जब हमारा नीचे किसी भी संख्या के नीचे 0 होता है, यानी हर में हमारा 0 होता है, तो उस सवाल को सॉल्व करना हमें बड़ा आसान होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण को सॉल्व करने के लिए हर में यानी नीचे हम लोग 0 बनाने की कोशिश करेंगे। 0 का मतलब होता है चाहे 10 बनाइए, चाहे 100 बनाइए, चाहे 1000 बनाइए। ठीक है, तो पहला काम क्या करिए कि यहाँ पर आप दशमलव हटाइए और 2 0 ऊपर कर दीजिए। ठीक है, अब इसको 25 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 25 चौके 100 हो जाएगा और 25 पंचे हो जाएगा 125। हमने बताया है कि नीचे हमें 0 वाली संख्या लाना है, नीचे हमें 0 वाली संख्या लाना है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करिए कि यहाँ पर आप किसका गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दीजिए। यहाँ पर भी आप 2 का गुणा कर दीजिए। अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये 2.5 तो हमारा जैसा है वैसा लिखा ही है। तो ये क्या हो गया भैया, ये आपका हो गया 8 और नीचे हो गया 10। अब आपका सवाल क्या बना है, 2.5 माइनस के 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, पेन में क्या हो रहा भैया, ये कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। 1 मिनट रुकिए, इसको सही करते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो गया था, कभी कभी हो जाता है, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, दिक्कत हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। असल में ये जो हम लोग PPT से पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है हम लोगों को, बस जिससे हम लोग पढ़ाई कर सकें बस उतना ही हमें आता है। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर हो गया 8 और नीचे हो गया 10, तो कुल मिला के जो आपका एक सही 1.25 था उसको हमने 8/10 बना लिया है। अब क्या करिए, इसमें 10 आप एलसीएम ले लीजिए, उसका गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 25, और यहाँ रह जाएगा कितना 8। इसको आप घटा दीजिए, 25 में से 8 जाएगा, बचेगा 17 और नीचे है अपना 10,
तो अपना आंसर आएगा 1.7। 1.7 कहाँ पर है? आपके विकल्प बी में है। विकल्प बी में आपका 1.7। अच्छा, यहाँ पर पीछे 0 लिखा है, तो यहाँ आप पीछे 0 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दशमलव के बाद किसी भी संख्या के पीछे चाहे इतना 0 बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका विकल्प भी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो प्रश्न बहुत ही आसान था, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करनी थी, और कैलकुलेशन आसान है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको नए तरीके से बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में आपको बता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कोण अपने अनुपूरक कोण की तुलना में 50 अंश छोटा है, कोण का मान क्या होगा? तो चलो इसको मौखिक कर लेते हैं यार, मान के नहीं करेंगे। अनुपूरक का मतलब होता है 180 अंश। ऐसे दो कोण लो, पहला x मान लो, दूसरा y मान लो। इन दोनों कोणों को जोड़ने पर अगर 180 अंश आता है तो क्या होगा? ये हमारा जो होते हैं ये अनुपूरक कोण कहलाते हैं, जिसको हम लोग संपूरक कोण भी कहते हैं। तो चाहे संपूरक कहिए चाहे अनुपूरक कहिए। अब देखिए, एक कोण है जो कि बड़ा है और एक छोटा कोण है। जो बड़ा कोण है उसकी तुलना में 50 अंश छोटा है, तो छोटा वाला कोण हमें निकालना है। तो हम विकल्प के माध्यम से कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि हमें छोटा वाला कोण में अगर हम 50 जोड़ दें तो बड़ा वाला कोण आ जाएगा, और फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। हम समीकरण बना के नहीं कर रहे हैं, विकल्प के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर हम छोटा कोण इसको मान लें, इसमें अगर हम 50 जोड़ दें तो ये दूसरा वाला हमें कोण निकल आएगा, और इन दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो हमारा 180 अंश होना चाहिए, यानी अनुपूरक कोण हमारे बनने चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, जब 115, अब पहला विकल्प अगर लेके चलें, 115 में आप 50 जोड़ेंगे तो 165 आएगा, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। बी वाला विकल्प लेके चलें तो अगर हम लोग 60 अंश छोटा वाला कोण माने तो इसमें अगर 50 जोड़ेंगे तो बड़ा वाला कोण 110 निकलेगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 नहीं आ रहा है। ठीक है, सी वाला विकल्प लेके चलें तो छोटा वाला कोण अगर हम लोग 30 मान लें तो बड़ा वाला कोण कैसे निकलेगा? इसमें से 50 जोड़ के निकलेगा, तो 50 अगर जोड़ देंगे तो बड़ा वाला कोण हमारा 80 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 180 नहीं आ रहा है, यानी कि ये वाला विकल्प भी आपका नहीं होगा। अब डी वाले विकल्प को ध्यान से देखिए। डी वाले विकल्प में जब पहला वाला छोटा वाला कोण हमारा 65 है, और इसमें अगर हम एक कितना जोड़ दें भैया? 50 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा? 6 5 11 115 डिग्री हो जाएगा। और जब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, छोटा 65 बड़ा 115, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 180 अंश आ रहा है, यानी कि आपका विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न आप विकल्प के माध्यम से भी लगाने की कोशिश कीजिए। जरूर नहीं है कि हर प्रश्न को हम लोग फार्मूला बनाएं या समीकरण बना के ही सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। स्थानीय मान का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर दशमलव का निशान है। इसको जिन लोगों को नहीं पता है कि स्थानीय मान जिसमें दशमलव लगा होता है उसको निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो उसको समझ लीजिए कि इसको अलग संख्या मान लीजिए, दशमलव के पहले की संख्या को अलग मान के चलिए, और दशमलव के बाद वाली जो संख्या है उसको अलग मान के चलिए। अब 7 के स्थानीय मान निकालना, तो इसमें जो 7 है इसका स्थानीय मान कितना आएगा? 7, और इसके पीछे जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा दो, तो पहले 7 का स्थानीय मान कितना आ गया भैया? 700। दूसरे 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए 0 दशमलव लगेगा, और ये जो 7 है ये लिखा जाएगा, और इस 7 से पहले जितना अंक है, कितना अंक है? 1 अंक है, तो उतने 0 लग जाते हैं। तो पहले स्थानीय मान का पहला जो 7 है उसका स्थानीय मान 700 आएगा, दूसरा जो है 7 उसका स्थानीय मान 0.07 आएगा। इस प्रकार से दशमलव वाली संख्याओं के स्थानीय मान निकाले जाते हैं। अब इसको अंतर निकालना है, अंतर मतलब घटाना है, तो 700 में से 0.07 घटाना है, तो 700.00 लिख दो, और 0.07 आपको घटाना है। तो चलिए घटा देते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचा है 9, यहाँ बचा है 9, और यहाँ बचा है 6। तो कहाँ पर है आपका विकल्प डी? यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक वृत्त को जीवा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इसका चित्र हम बनाते हैं, तब तक आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इसमें भी हमें गोला बनाना है और चित्र बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। क्या बेहतरीन गोला बना है। प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। ये है हमारा टी, और ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, और ये हमारा आर है, और ये हमारा एस है। अब प्रश्न में
पढ़ने के बाद क्या कहा गया है उसको समझिए। एक वृत्त है, वृत्त की जीवा पी क्यू है, तो ये पहली वाली जीवा यहाँ से पी से क्यू हो गई, दूसरी वाली जीवा आर से एस हो गई। इन दोनों को आगे बढ़ाने पर ये टी बिंदु पर जाके मिलती हैं। किस बिंदु पर? टी बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, इसको कह सकते हैं कि मिलते हैं। अब क्यू टी का मान कितना दिया गया है? क्यू टी का मान ये वाला है, ये वाला 9 सेंटीमीटर। तो क्यू से टी ये कितना है? 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आर से टी ये 18 सेंटीमीटर है, तो आर से टी ये वाला 18 है, 18 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ आर तक, ठीक है, 18 सेंटीमीटर है। और एस से टी, तो ये वाली दूरी एस है और ये वाली दूरी टी है, इसकी मान है कितना भैया? 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर, तो पी टी की वैल्यू निकालना है। पी से यहाँ है पी और यहाँ है टी, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसमें हमारा जो जीवा वाला फार्मूला होता है, ऐसी जीवाएं जो वृत्त के बाहर जाकर एक दूसरे को काटती हैं, तो वो हमें फार्मूला लगाना है। तो इस फार्मूले को याद करिए कि जो फार्मूला होगा उसमें ये कटान बिंदु टी हमेशा रहेगा ही। फार्मूला बार बार बच्चे भूल जाते हैं, तो ऐसे में क्या करिएगा कि आपको पहले देखिए वृत्त में कौन सा बिंदु है? पी। पहला वृत्त में बिंदु कौन सा? पी। पी से कटान बिंदु टी की दूरी ले लिए, तो कितना हो जाएगा? पी टी हो जाएगा। गुणा करिए। दूसरा कटान बिंदु कौन सा है? क्यू। वृत्त पर दूसरा कौन सा बिंदु है? क्यू। क्यू से उस कटान बिंदु टी की दूरी ले लीजिए। तो हमने क्या किया, जो पहले वाले जीवा के दोनों बिंदु थे, पहले वाला जीवा पी और दूसरा बिंदु क्यू, इन दोनों की दूरी टी से ले लिया है, पी टी क्यू टी। बात समझा? यही काम ऊपर कर दीजिए। पहला ऊपर वाली जीवा कौन सी है? बिंदु कौन सा है? आर। और दूसरा बिंदु कौन सा है? एस। तो पहले आर की दूरी टी से ले लीजिए, फिर एस की दूरी टी से ले लीजिए। तो ये हो जाएगा आर टी और यहाँ गुणे नीचे एस टी, हम नीचे लिख देते हैं। चलिए इसको लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पी टी गुणे क्यू टी की वैल्यू कितनी है? प्रश्न में दिया गया है 9 और आर टी की वैल्यू है 18 और एस टी की वैल्यू है 6। 9 दूनी हो जाएगा 18, तो P बराबर 2 गुणे 6, तो P और T बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। आसान प्रश्न है, एक छोटा सा फार्मूला आपको लगाना था, कुछ नहीं करना था। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और हाँ, हम लोग जल्दी से जल्द आपके पूरे गणित का जो है डिटेल में एक एक चैप्टर का जो बैच है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्द ही वो स्टार्ट हो जाएगा, परेशान ना होइए। उसका PDF बन रहा है, तो PDF एक बार बन के तैयार हो जाए, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज पूरी गणित के एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। तो इस सूचना को आप सभी लोग जानकारी में रखिएगा। जल्दी हम लोग पूरे गणित को स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए प्रश्न आपके सामने है, इसको जरा ध्यान से देखिए। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दें और हर को 10% बढ़ा दें, तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। देखिए इस प्रश्न को आप अब तक जैसे भी करते हैं सॉल्व, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको आप अब देख लीजिए। मान लीजिए आप भिन्न x/y मान लीजिए। अंश कितना हो गया x, हर कितना हो गया y। अब हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ 100% होती है, जब उसमें से 20% कम किया जाएगा तो वो 80% हो जाएगी, और जब उसमें 10% बढ़ाया जाएगा तो वह 110% हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू, चाहे अंश हो चाहे हर हो, वो हमेशा 100% होती है। तो जब अंश में 20% कम करेंगे तो अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 80% हो जाएगी, ठीक है। और जब हर में 10% बढ़ाएंगे तो हर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 110% हो जाएगी। अंश और हर हमारा वही है, लेकिन अब ऊपर वाली वैल्यू 80% है और नीचे वाली वैल्यू 110% है। तो ऐसे करने से भिन्न का मान कितना होता है? 16/55 हो जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और ये 0 से 0 कट गया। 8 दूनी हो गया 16, 11 5 हो गया 55। बचा क्या? x/y, इधर बचा है 2, इधर बचा है 5, तो 2/5 आपका पहला विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आसान प्रश्न है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या के प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4 है। यदि संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है तो छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या कौन सी होगी भैया? देखिए पहला वाला विकल्प लो, ये विकल्प के ही माध्यम से करने वाला प्रश्न है, कोई इसमें फार्मूला नहीं लग सकता है। तो ये पहला वाला विकल्प, ऐसी हमें संख्या निकालना है जो
3 से और 4 से दोनों से कट जाए। तो पहला वाला विकल्प 3 से कट जाएगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे वाले विकल्प को लीजिए, दूसरा वाला विकल्प आपका 4 से तो कट जाएगा और 3 से कटने के लिए क्या, अच्छा 3 से कटने के लिए क्या आप लोग जानते हैं, 3 का विभाजिता का जो नियम होता है वो विभाजिता का नियम ये होता है कि संख्या को जोड़ दो। तो 4 4 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12। तो संख्या को जोड़ने पर यदि जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाती है यानी कट जाती है, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये वाली संख्या जो 3 से भी कट रही है और 4 से तो कट ही रही है। ये वाली संख्या सी वाली आपका 3 से तो नहीं कटेगा और ये डी वाली जो ये वाली संख्या है ये आपका 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 4 4 4 जोड़ेंगे 16 आएगा और 16 हमारा 3 से नहीं कटता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आपका विकल्प बी है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। ये कुछ घुमा फिरा के प्रश्न दे दिया गया है, ये इससे इस प्रकार के फालतू प्रश्नों से यहाँ पर कोई मतलब हम लोगों का नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक आयत की लंबाई l है, चलो लिख लेते हैं भैया, लंबाई कितना भैया l है, ठीक है, और चौड़ाई लंबाई की आधी है। तो चौड़ाई कितनी हो गई भैया, लंबाई की आधी हो गई यानी l/2 हो गई। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई को दोगुनी कर दें, यानी कि लंबाई l है, अब क्या कर दो भैया लंबाई को 2l कर दो और चौड़ाई को समान रखा जाए यानी चौड़ाई को l/2 ही रखा जाए, तो हमारा परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का फार्मूला यहाँ लिखते हैं। परिमाप बराबर आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 2 प्लस लंबाई धन चौड़ाई, ये गुणा का निशान होता है 2। लंबाई कितना है 2l है, चौड़ाई कितना है l/2 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 गुणे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितने का 2 का, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 4l प्लस के l, ये 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा भैया 5l। कहाँ पर है 5l, विकल्प सी में है। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं है, सारी स्लाइड हमारी खत्म हो चुकी है, यानी कि आज के हमारे 10 प्रश्न यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। तो आज के प्रश्न बहुत ही आसान थे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ना इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक लगानी थी, ना कोई फार्मूला हमें सीखना पड़ा, ना हम लोगों ने यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक ही सीखी थी। यानी कि आज के जितने भी प्रश्न थे वो बहुत ही नॉर्मल से प्रश्न थे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।